हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट। हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो मिस बेलर आज पूछती हैं कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड में किस तरह से एंटर्ड हुए। In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आर्किटेक्चर का जो कॉलेज होता है उसमें अगर उसमें 80 से व्हाट वी कॉल इस 85 उसके ही अंदर तक के बच्चे जिनका 80 to 85% होता है वही सिर्फ एंटर कर सकते थे और मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टूर इट अप। तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और इवन मुझे अपना एडमिशन लेटर भी मिल गया था, बट मेरी आंट ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने ये सोचा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो लेकिन जब वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे तो जो उनकी मम्मी थी उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कर लो। और इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know even 7 words of French. तो वहाँ पर मुझे या तो फ्रेंच या तो जर्मन लेनी होती थी। हालांकि मैंने जर्मन को पूरे 7 साल के लिए पढ़ा था, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, देन माई जर्मन टीचर डाइड। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो लेकिन इसलिए मैंने फ़्रेंच छोड़कर जर्मन ले ली, लेकिन मेरे जर्मन के जो टीचर थे उनकी मृत्यु हो गई और इस वजह से मेरे कॉलेज ने मुझसे कहा कि या तो मैं अपना कॉलेज चेंज कर लूँ या तो फिर फ़्रेंच ले लूँ। नाउ हु हैड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। लेकिन अब वो सोचते हैं फीस कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे इसी कॉलेज में, ये जो जय हिंद कॉलेज है, इसी में इन्फ्लुएंस से एडमिशन मिला है। इन्फ्लुएंस मतलब किसी बड़े ऑफिसर का आकर कोई चीज़ रिकमेंड करना, तो होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे जब जय हिंद में ही, ये जो कॉलेज है इसी में जब इन्फ्लुएंस से एडमिशन मिला तो अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं फ़्रेंच सीखूँगा और इसलिए मैं फ़्रेंच पढ़ना था मुझे, इसलिए मैं फ़्रेंच दोबारा सीखने लगा। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि उन्होंने जो फ्रेंच सीखा वो अपनी कज़न से सीख रहे थे और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी और इसलिए मैं फ्रेंच सीखने के लिए एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था। नाउ मिसेस बी आर यानी मिस बेलर आज पूछती हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। और उन्होंने पूछा कि क्या तब आपने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर के फील्ड में जाऊंगा। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। तो वो बोलते हैं कि ये लक बाई चांस से हो गया है। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। तो वो बोलते हैं कि जब मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में गया तो मैंने एक दिन देखा कि एक पर्सन है जो कि विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा है और ये जो विंडो डिटेल होती है काफ़ी एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। और मैंने उससे कहा कि आपने जो ड्राइंग की है वो गलत है और ये जो विंडो आपने अपनी ड्राइंग में बनाई है ये खुलेगी ही नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. तो उसने फिर मेरे से बेट लगाई, शर्त लगाई और बाद में उसे ये सच में समझ में आया कि नहीं, उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कज़न हस्बैंड वॉज सरप्राइज। तो मेरे कज़न जिनसे मैं फ्रेंच सीखता था उनके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। और उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को
ड्रॉ करने के लिए बोला और मैंने फटाफट से उन्हें ड्रॉ कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझसे एक हाउस को डिज़ाइन करने के लिए बोला, मैंने वो भी कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और बस आर्किटेक्चर के फील्ड में आ जाओ, ज्वाइन कर लो इसे। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और हम इस सिलसिले में कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए। द प्रिंसिपल वॉल्ड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझसे वॉर्न करते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देने दूंगा, लेकिन अगर तुमने उस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने नहीं दूंगा। आई गॉट an A+ in the entrance exam and from that day I was a cakewalk। तो वो बताते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें एक A+ ग्रेड से वो पास हुए और उस दिन से उनका जो पूरा डे था केक वॉक हो गया। केक वॉक मतलब जैसे केक कितना स्मूथली होता है ना, तो उसके बाद से उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ही आराम से स्मूथली सारा काम हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। तो बोलते हैं कि कभी मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है, लेकिन मैं हमेशा ये जानता था कि अगर हम किसी भी चीज़ को टॉप से देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। तो वो कहते थे कि मुझे सेक्शन नहीं पता कि किसी चीज़ का सेक्शन क्या होता है, लेकिन ये पता है कि अगर हम किसी चीज़ को काटेंगे तो वो किस तरह से दिखेगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। तो वो मतलब हर क्लास में उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट मतलब उनकी रैंक काफ़ी अच्छी आने लगी। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि उनके अंदर ये जो अंडरस्टैंडिंग आई कि किसी चीज़ को हम टॉप से देखेंगे या कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वो जो स्कूल टाइम्स में वो जो सारी चीज़ें करते थे, खेलते थे, उससे उन्हें आई है, ऐसा वो सोचते थे। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड अम्यूशन। तो वो बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था बहराम दिवेचा जिसका नाम था, और उनके बीच में अक्सर एक कंपटीशन होता रहता था। कैसा कंपटीशन कि किसी फोर्ट को डिज़ाइन करना, गन्स को या एम्यूशंस वगैरह को डिज़ाइन करने का कंपटीशन। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और वो दोनों जो भी चीज़ें बनाते थे ऐसा सोच के बनाते थे कि कुछ अलग बने। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good." तो वो है कि जब वो स्कूल में थे और शायद सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तब उनकी एक टीचर ने उनसे, जिनका नाम मिसेस गुप्ता था, उन्होंने उससे कहा था कि तुम सारी चीज़ों में तो फालतू हो, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे होते हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट आई वेंट टू मीट हर एंड टेल हर। तो वो बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो बिल्कुल सही थी। और बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे वापस मिलने भी गया और उन्हें सारी चीज़ें बताई। Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो वो बोलती हैं कि आप, मिस बेला पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते थे कि आप स्टडीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप उसे मतलब उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, या जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कोर्स हैं, उनको आप डील नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। I was very bad at languages. Science and geography I could deal with. Maths was very bad. I just was not interested. तो कहते थे मैं लैंग्वेजेस में तो बहुत बेकार था, बहुत बकवास था, लेकिन साइंस ज्योग्राफी में हल्का फुल्का मैनेज कर लेता था, लेकिन मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। बस मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था।
आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। तो बोलते हैं कि मैं बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ना ज़रूरी था, मुझे स्कूल में डाला गया था। वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। तो कहते थे कि मुझे टीचर्स जो मेरे आज सिखाते थे मैं 2 दिन बाद उसे भूल जाता था, और मैं मतलब किसी से ये ले नहीं पाता था क्योंकि ये माइंड का तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं होता था जिससे मैं ले सकूं किसी की चीज़ें। डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or do you feel that once you understand the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? तो मिस बेला पूछती हैं कि क्या आप ऐसा सोचते थे कि जो आपको पढ़ाया जाता था स्कूल में वो बहुत ही बोरिंग होता था, या अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते थे तो आप बाकी चीज़ों को मतलब जो होता था उसे आप बोरिंग समझते थे, और क्या आपका इंटरेस्ट जो है इस वजह से लेसन्स में नहीं लगता था? लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। तो वो बोलते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत अलग होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम बस एक दिन से दिन काटते जाते हैं, वो ऐसे कहते हैं हमारा दिन कटते जाते हैं सिर्फ। Nowadays there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy, the teacher thought that we have done our work। तो वो कहते हैं कि क्या है कि आजकल के दिनों में कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ बहुत कम टेस्ट होते थे और उसमें भी बस हम कॉपी कर लेते थे। तो कॉपी कर लेते थे, जब हमें मार्क्स आ जाते थे तो हमारे टीचर यही सोचते थे कि हमने अपना काम भी कर लिया होगा जो उन्हें दिया जाता होगा। देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो मिस बेला पूछती हैं फीस कॉन्ट्रैक्टर से कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि आपके अंदर जो ये एक्स्ट्रा जो थिंग्स आ गई हैं, एक्स्ट्रा जो आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या गॉड गिफ्टेड हैं, और आप ऐसा क्या सोचते हो कि ये जो लर्निंग है उसे सीखने के लिए लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे आपके अंदर वो गॉड गिफ्टेड है और आपको उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत बार माना जाता है। क्या ये चीज़ आप पे अप्लाई होती है? वो ऐसा पूछती हैं। वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। सो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि जब मैं क्लास में रहता था तब उस टाइम के कुछ स्टूडेंट्स को आप देखिए जो कि हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे, आज वो काफ़ी ऑर्डिनरी जॉब्स करते हैं। I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today। तो वो बोलते हैं कि मिस बेला पूछती हैं कि मतलब वो भी ऐसे कई बार सिचुएशंस में आ चुकी हैं जहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि जो मतलब पीपल हैं वो बताते हैं कि जो उनके क्लास में जो क्लास टॉपर्स होते थे वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब करते थे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक्स व्हेन वुड हैव टॉट मी। तो वो कहते थे कि आप अपने तरीके से जियो, यह आपको एक स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। तो वो और भी कहते हैं कि जो उस टाइम में उनको जो पढ़ाया जाता था वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, बल्कि जो उन्होंने अपने से जो चीज़ें की थी वो उनको ज़्यादा हेल्पफुल लगा। तो मिस बेला पूछती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। तो वो कहती हैं मिस बेला कि शायद इसीलिए आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को करने के लिए अपना खुद का एक तरीका खोजते थे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि जो डिफाइड वे है, मतलब जहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ही चलना है, तो आप वो नहीं करते थे। जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप वही चीज़ें करती थी। I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मतलब जो चीज़ें मुझे
पढ़ाई जाती थी। मतलब मेरी क्लास में जो चीज़ें होती थी उससे ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट होता था। जैसे आप एग्ज़ाम्पल में, अगर मेरी क्लास चल रही है और उसी टाइम पे बारिश होने लगी, तो मैं क्या सोचता था कि वाटर किस तरह से गिर रहा है, फ्लो हो रहा है, और उसे रोकने के लिए हम किस तरह से वहाँ पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। तो वो कहते थे कि फिर मैं उस डैम के बारे, फ्लो ऑफ वाटर जो है, मतलब डैम के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके बारे में सोचने लगता था, और वो डैम कितना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता था ये सोचने लगता था। ये सारी चीज़ें में मुझे इंटरेस्ट आता था। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक। तो वो कहते थे कि जब स्टूडेंट्स मतलब अपना एक बटन खोवा देते थे, जब वो चाहे वो खेलते समय या लड़ते समय, तो वो मेरे पास दौड़ के आते थे और मैं चॉक से, एक ब्लेड की हेल्प लेकर चॉक से उनके लिए एक न्यू बटन काटता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। तो वो कहते थे कि उस टाइम जो डिसिप्लिन है, स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन होता था स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और कोई भी ये सहन नहीं कर सकता था कि मतलब उसकी जो शर्ट है उसमें से एक बटन गायब है, उसे पनिशमेंट मिलती थी। अ स्टूडेंट would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter। तो स्टूडेंट्स को वो डिनर, क्योंकि हम बोर्डिंग स्कूल में रहते थे तो डिनर वहीं से मिलता था, तो हमें डिसिप्लिन में रहना होता था। तो बस स्टूडेंट्स बटन इसलिए लगवाते थे चौक की, ताकि बस उन्हें डिनर खाने को मिल जाए, उन्हें उससे हटाया ना जाए, और उसके बाद फिर उनका बटन टूटा रहे चाहे जो हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू you decide as to what kind of structure you want to do give a client। तो कहती हैं कि अच्छा, अब हम प्रेजेंट की थोड़ी बातें करते हैं। आप बताइए, अगर आपका कोई क्लाइंट है, उसे आप कैसे सोचते हो कि किस टाइप का स्ट्रक्चर उसे चाहिए। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं उस क्लाइंट के फेस पे देखता हूँ, उसके एक्सप्रेशंस, उसके क्लॉथ्स जो उसने पहने रहते हैं, द वे ही टॉक्स, मतलब वो किस तरह से कोई चीज़ को प्रोनाउंस करता है, कैसे बात करता है, ठीक है, किस तरह से वो खाता है, और उसका टेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद में मैं फिर ये मतलब अंदाज़ा लगा लेता हूँ, रिलेट कर लेता हूँ कि ये जो पीपल है ये किस तरह के स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल फील करेगा, और फिर मैं वैसा ही बिल्कुल इमीडिएटली वैसा ही स्ट्रक्चर एक पेपर में बनाकर ऑन द स्पॉट मैं उसे, उस जो पीपल मेरे ऑफिस में रहता था उसे दे सकता था। सॉरी, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। तो वो मतलब बेला राज पूछती है, क्या आपके अंदर ये जो आप ऑन द स्पॉट पेपर पे बनाकर दे देते थे पेपर, तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर नेचुरली आ गए। तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वॉट एवर, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, and sociology together and making a sketch from all that is mathematics। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते थे कि अब आप इसे इंस्टिंक्ट, मतलब ये नेचुरली कहिए, अर्थमेटिक कहिए, जो कहना है वो कहिए, अब ये बिल्कुल मुझे मैथमेटिक्स की तरह लगता है, बहुत आसान हो गई मेरे लिए अब मैथमेटिक्स। बस मैं डिज़ाइन पुट करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसमें थोड़ी सोशलॉजी लगती है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं एक स्केच बनाता हूँ, और इसी को आई थिंक मैथमेटिक्स कहा जाता था। हियर वी ऑलमोस्ट केम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन में कहा गया है कि अब हम मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान गए हैं, और इन्होंने खुद का मैथमेटिक्स पढ़ने का एक अलग ही तरीका बनाया। एक मैथमेटिक्स इनके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जिन्हें ये कभी बहुत ज़्यादा हेट करते थे, बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं था, लेकिन अब ये उनके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसके साथ उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है। Okay guys, so here we came to an end of our chapter. This is the whole chapter, and thank you so much for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.